गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम एक अच्छा गैनोथेरेपिस्ट बने। बहुत से व्यक्ति जब गैनोथेरेपी सीखते हैं तो वो दो गंभीर गलती करते हैं। पहली, वह बीमारी का उपचार करने की कोशिश करते हैं। वह पूछते हैं कि कैसे डायबिटिक, हाइपरटेंशन, कैंसर का इलाज करें। अक्सर कैंसर को कैसे ठीक करें, यह पूछते रहते हैं। अब आपके शरीर की एक जटिल संरचना प्रक्रिया है। यदि शरीर के भीतर कोई गड़बड़ी होती है तो उसके लक्षण बाहरी शरीर पर होता है, जिसको हम सांकेतिक प्रतिक्रिया कहते हैं। आपका शरीर आपसे बात करना चाहता है, लेकिन समस्या यह है कि वह मानवीय भाषा हिंदी अंग्रेजी नहीं जानता। लेकिन आपके शरीर संकेत और लक्षणों के आधार पर आपसे बात करता है, बीमारियों के रूप में। गैनोथेरेपिस्ट के रूप में सबसे पहले आपको शरीर की सांकेतिक भाषा को समझना पड़ेगा। इसलिए शरीर का उपचार करने की बजाय तुम लक्षणों का उपचार कर रहे हो। आपने एक कार खरीदी, उसके सामने कई पैनल हैं। कुछ ब्रेक ऑयल की वजह से गड़बड़ी हुई और पैनल से चेतावनी आने लगी। तब आपने क्या करना चाहिए? आपको मैकेनिक के पास जाना चाहिए। वह लाइट मेरी आंखों की परेशान कर रही है, इस लाइट को यहाँ से निकाल दो। क्या तुम्हारी समस्या का समाधान हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने लाइट निकलवा दी और गाड़ी को चलाने लगे, तब आपकी गाड़ी को चलाना और अधिक खतरनाक हो गया। आपने ब्रेक लगाया और वह ब्रेक फेल हो गया। ठीक इसी प्रकार आपका शरीर की परेशानी है। यदि डायबिटीज़ का लक्षण आते हैं और आप उसका उपचार करने लग जाते हैं, जबकि आप कभी भी डायबिटीज़ का उपचार नहीं कर सकते। कई बार आप उपचार में फेल हो जाते हो, जैसे गाड़ी ब्रेक फेल हो जाते हैं, तब आप कई परेशानी को झेलते हैं। इसलिए आप किसी बीमारी का उपचार नहीं कर सकते। मेरा विश्वास करो, मेरे कई दोस्त डॉक्टर हैं, वो मुझसे सहमत हैं। आप सिर्फ बीमारियों को मैनेज कर सकते हैं, आप बीमारियों को ठीक नहीं कर सकते। आप जानते हो, यदि आप बीमारी को समझना चाहते हो तो आपको हजारों बीमारियों के बारे में जानना पड़ेगा, जिसमें 5 से 6 साल का समय लगेगा। बीमारियों के नाम, लक्षण को जानने में और उसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि तुम इसको ठीक तरीके से यह कर भी सकते हो। इसलिए याद रखो, बीमारी सिर्फ शरीर का लक्षण है, ये वास्तव में परेशानी नहीं है। ये इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है। कभी भी बीमारियों को ठीक करने की कोशिश मत करो। ये पहली गलती है जो बहुत सारे लोग करते हैं गैनोथेरेपी के दौरान। और दूसरी गलती है कि वह गैनोडर्मा के तत्वों को जानने की कोशिश करते रहते हैं कि गैनोडर्मा और स्पिरुलिना में क्या क्या हैं, कौन कौन से तत्व हैं। वो लगातार पूछते रहते हैं गैनोडर्मा के अंदर क्या क्या है। गैनोडर्मा में 400 से भी ज़्यादा सक्रिय तत्व हैं। क्या तुम सभी तत्वों को की जानकारी लेना चाहते हो गैनोथेरेपिस्ट बनने के लिए? ना, आपको इसके तत्वों को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही इन 400 तत्वों को याद रखने की कोई आवश्यकता है। इस तरीके से आप गैनोथेरेपिस्ट नहीं बन सकते। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक के बाद एक सैकड़ों जड़ी बूटियों को जानकर एक वनस्पति शास्त्री बन सकते हो, ना कि गैनोथेरेपिस्ट। जब आप गैनोडर्मा के बारे में पढ़ते हो, गैनोडर्मा के सभी तत्वों के बारे में जानते हो, तुम गैनोडर्मा के विशेषज्ञ हो गए। आप गैनोडर्मा के बारे में बहुत कुछ जानते हो, लेकिन गैनोथेरेपी के बारे में कुछ नहीं जानते। इसलिए आप मुझसे यह पूछना बंद करें कि गैनोडर्मा के अंदर क्या है, कौन कौन से तत्व हैं। यदि आप इसमें जिज्ञासा रखते हैं कि गैनोडर्मा के भीतर क्या क्या है, तो आपको इंटरनेट पे जाना पड़ेगा। पिछले शुरुआती दिनों में मेरे पास एक मेंबर आए, उन्होंने मुझे कुछ छपे हुए पेपर दिए गैनोडर्मा के बारे में। उसने मुझे एक 3 से 4 इंच मोटी पुस्तक भेंट की। सारी इंटरनेट से जानकारी इकट्ठा की हुई। मैंने उनसे पूछा, क्या इन सब को पढ़कर तुम गैनोथेरेपिस्ट बन सकते हो? ये सही रास्ता नहीं है गैनोथेरेपिस्ट बनने का। तो अब सही रास्ता क्या है गैनोथेरेपिस्ट बनने का? तो उसके लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता है।
मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया कि तुमको 4 तरह की ट्रेनिंग की आवश्यकता है। ट्रेनिंग तुमको समझने की आवश्यकता है कि परेशानी क्या है, शरीर की भाषा क्या है, उसके बाद उपचार का फार्मूला कैसा हो, किस तरह के उपचार की आवश्यकता हो, कौन सा उपचार उपयुक्त रहेगा इस समस्या में, शरीर की बीमारी का उपचार नहीं, उसको हमेशा याद रखना, कैसे शरीर को संतुलन में रखें, शरीर के टॉक्सिन को कैसे निकालें। सिर्फ ये 2 चीज़ हैं। आपको बीमारी के उपचार की कोई बात नहीं करनी। तीसरी चीज़ है, कौन से प्रोडक्ट व कौन सी जड़ी बूटी का योग कर इस परेशानी को दूर किया जा सकता है। अंत में कौन से प्रोडक्ट और जड़ी बूटी की खुराक का निर्धारण करें। इस तरह से ये 4 नियम हैं जिसके माध्यम से ये कर सकते हैं। इस तरह मैंने आज सिर्फ आपको लक्षणों के बारे में जानकारी दी। इस प्रकार किसी व्यक्ति के परेशानी को खोजने के लिए 4 चरणों की आवश्यकता है। पहला, ऑब्जर्वेशन, पेशेंट को देखें, उसकी उम्र क्या है, वह बच्चा है कि बूढ़ा है, उसका जेंडर क्या है, महिला है पुरुष है, वयस्क है या बूढ़ा है, औरत है कि आदमी है। नंबर 2, जेंडर। तीसरा, उसका मेटाबॉलिज्म क्या है, ओवर एक्टिव या डिफेक्टिव। यदि उसके मेटाबॉलिज्म है ज़्यादा है तो वह तेज से बोलता है, उत्तेजित है, मेटाबॉलिज्म की अधिकता है। दूसरा यह कि वह कैसे कमज़ोर सा है या धीरे धीरे चलता है, उत्तर में कम देता है, तो यह निम्न मेटाबॉलिज्म का है। इस तरह के से तुम इसका चित्रण करो। इसको हम संकेतित चित्र कह सकते हैं। उसको सुनना, बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। वह क्या कहना चाहता है, वह तुमको बहुत जानकारी देगा। अपने रोगों के बारे में उसको सुनो, उससे बोलना नहीं है, उसकी अधिकतम सुननी है। ध्यान से सुनने के बाद तुमको उससे कुछ प्रश्न पूछने चाहिए, उसके सिर के हिस्से के बारे में, उसकी नींद के बारे में, वो कैसे रहता है, बाल उसके गिर रहे हैं या नहीं, उसके सुनो और देखो क्या वह प्यास महसूस करता है, गर्दन में कोई जकड़न या किसी तरह की कोई परेशानी बताता है, उससे आप पूछ सकते हो। बीमारी कितनी पुरानी है, उसकी कौन कौन सी परेशानी है, और अंत में उसकी पल्स को देखो और उसकी जीभ की जांच करो। पल्स को देखकर मेटाबॉलिज्म का पता चलता है कि अधिकता है कि न्यूनता है। जब पल्स तेजी से चलती है तो एक्सेस है, यदि ठंडापन और पल्स धीरे है तो मेटाबॉलिज्म की कमी है। मैं तुमको अलग से बताऊंगा कि क्या क्या प्रश्न करने हैं, कैसे उसको निर्धारित करना है, ये सब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। उसकी जीभ को देखकर पता चल जाना चाहिए कि वह पानी का कितना उपयोग कर रहा है। पानी की अधिकता व कमी का किसी प्रकार उसकी जीभ को देखकर हम पता लगा सकते हैं। यदि शरीर के कोई ब्लॉकेज या किसी तरीका का कोई उसके शरीर में खून से संबंधित प्रॉब्लम है तो उसकी जबान पर बैंगनी रंग आ जाएगा। ये सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। डायग्नोस के बाद तुम्हारे पास रोगी की डायग्नोस पिक्चर तैयार हो गई है। इसको हम डायग्नोस डायग्राम भी कह सकते हैं। सारांश में मैं तुमको 4 स्टेप की आवश्यकता है। पहली, ऑब्जर्वेशन, दूसरा सुनना, तीसरा पूछना, चौथा उसकी पल्स को देखना, और जीभ को देखकर इस प्रकार बीमार का सभी चित्रण हो जाता है। इससे पता चलता है कि उपचार के लिए डोजेस और खुराक को हम कैसे दे सकते हैं। गुड बाय।